हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर ब्रायन विच की किताब मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स, कई जीवन कई देवात्माएं। अध्याय 10। यह सप्ताह बहुत जल्दी बीत गया। मैंने पिछले सप्ताह के सत्र की टेप की गई कई बातचीत को बार बार सुना। किसी तरह से मैं पुनर्वित्तता की अवस्था तक पहुंच रहा था। मैं स्वयं बहुत ज्ञान संपन्न नहीं हुआ था और जब देवात्मा को मेरी मदद के लिए फिर से भेजा जा सकता था। लेकिन मुझे क्या करना होगा? मुझे अब कब हल मिलेगा? क्या मैं उस उद्देश्य के लायक हूँ? मैं जानता था कि मुझे धैर्य रखना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे कवि देवात्मा के शब्द याद आए, संयम और समयबद्धता। जब जिसे आना होगा वह आएगा ही। समय आने पर आपको सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे द्वारा पहले दिए गए ज्ञान को सुरक्षित रखने का अवसर होना चाहिए। तो मैं प्रतीक्षा करूँगा। इस सत्र के आरंभ में कैथरीन कई रातों पहले देखे गए सपने के एक अंश को बता रही थी। इस सपने में वह अपने माता पिता के घर पर रह रही थी। वहाँ रात के समय आग लगी हुई थी। वह खुद पर काबू रखे थी और घर को खाली करने में मदद कर रही थी, किंतु उसके पिता इस विकट मुश्किल में बहुत जल्दी काम करने की बजाय वक्त गंवा रहे थे और उन्हें कैथरीन को भीषण आग में से उसे लाने के लिए अंदर भेज दिया। वह चीज़ क्या थी उसे याद नहीं आ पाया। मैंने निश्चय किया कि अभी उस सपने के बारे में मैं कोई व्याख्या नहीं की है और कुछ देर तक रुककर उसके सम्मोहित होने के मौके का इंतज़ार करने की सोची। वह जल्दी ही गहरे सम्मोहन की स्थिति में पहुंच गई थी। मैं एक ऐसी महिला को देख रही हूँ जिसका सिर हुड़ के ढका है, बाल ढके हैं, पर चेहरा नहीं ढका है। फिर वह चुप हो गई। क्या तुम अभी भी उसे देख सकती हो, उस हुड़ को? मैं उसे खो चुकी हूँ। मैं कई तरह की काली पोशाकों को देख रही हूँ, सुनहरी कढ़ाई वाली कीमती खाली पोशाक। मैं देख रही हूँ एक इमारत जिस पर निर्माण कार्य सफ़ेद। क्या तुम इस इमारत को पहचानती हो? नहीं। क्या यह एक बड़ी इमारत है? नहीं। इस इमारत के पीछे बर्फ से ढकी चोटी वाला एक पहाड़ है, पर उसकी घाटी में हरी घास है। क्या तुम इमारत के अंदर जा सकती हो? हाँ, यह एक तरह का मार्बल से बनी है, छूने के एकदम ठंडा। क्या यह किसी तरह का मंदिर या धार्मिक भवन है? मैं नहीं जानती। मेरे ख्याल से यह एक कारागार हो सकता है। कारागार? मैंने फिर से पूछा। क्या यह इमारत में लोग रहते हैं इसके आसपास? हाँ, कुछ सिपाही। उन्होंने काली वर्दी पहनी है, कंधे पर सुनहरी पट्टी के साथ, जिसके ऊपर सुनहरे फंदे लटक रहे हैं। हेलमेट, जिसके ऊपर कुछ सुनहरे रंग का शीर्ष निकला है, और कमर में के आसपास लाल रंग का बेल्ट। क्या तुम्हारे आसपास सैनिक हैं? शायद 2 या 3। क्या तुम वहीं पर हो? मैं उस इमारत के अंदर तो नहीं, लेकिन पास हूँ। चारों तरफ देखकर अपने आप को ढूंढने की कोशिश करो, मैंने कहा। वहाँ पहाड़ है और घास और एक सफ़ेद इमारत। क्या वहाँ दूसरी इमारतें भी हैं? यदि अन्य इमारतें हैं तो भी वे इस इमारत के पास नहीं हैं। मैं एक इमारत देख सकती हूँ, एकदम अलग थलग, जिसके पीछे एक दीवार सी बनी हुई है। एक दीवार। क्या तुम्हें लगता है कि वह कोई किला या कारागार है? या उससे मिलती जुलती कोई इमारत? हो सकता है, किंतु यह एकदम अलग है और अकेली। यह तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? कुछ समय रुककर, तुम उस शहर या देश का नाम जानती हो जहाँ तुम हो, जहाँ वे सैनिक हैं? मुझे लगता है कि मैं यूक्रेन में हूँ। यूक्रेन, मैंने दोहराया। मैं उसके जीवन की विविधता से आश्चर्यचकित था। क्या तुम उस वर्ष के बारे में बता सकती हो या कोई समय विधि बता सकती हो? उसने झिझकते हुए कहा, 1717। फिर सुधार करते हुए कहा, 1758। 1758। वहाँ बहुत सारे सैनिक हैं जिसके पास लंबी वक्राकार तलवारें हैं। मैं उन सैनिकों का उद्देश्य नहीं जानती। तुम और क्या देख या सुन सकती हो? मैंने पूछा। मैं एक फव्वारा देख रही हूँ जहाँ घोड़ों को पानी पिलाया जाता है। क्या सैनिक घोड़े पर सवार है? हाँ। क्या वे सैनिक किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं? क्या वे अपने आप को किसी विशेष नाम से बुलाते हैं? वह सुनती रही। मैं ऐसा कुछ नहीं सुन सकी।
क्या तुम उनके बीच में हो? नहीं, उसके जवाब फिर से एक बच्चे के समान था, छोटे और एक एक शब्द वाले। मुझे एक सक्रिय साक्षात्कारी के समान चौकन्ना रहना था। परंतु क्या तुम उन्हें अपने आसपास देख सकती हो? हाँ। क्या तुम उस शहर में रहते हो? हाँ। क्या तुम वहाँ रहती हो? मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, क्या तुम अपने आप को यह जगह पर ढूंढ सकती हो जहाँ तुम रहती हो? मैं कुछ फटे पुराने कपड़े पा रही हूँ। मैं केवल एक बच्चे को देख रही हूँ, एक लड़का जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। वह ठंडा एक क्या उसका यह शहर में घर है? एक लंबे अंतराल के बाद मैंने पूछा। मैं नहीं देख पा रही हूँ, उसने कहा। ऐसा लग रहा है कि उसे उस जीवन काल से जुड़ने में कठिनाई महसूस हो रही है। उसके जवाब कुछ अस्पष्ट, कुछ अनिश्चित से थे। अच्छा, क्या तुम उस लड़के का नाम जानती हो? नहीं। उस लड़के के साथ क्या हो रहा है? उसके साथ जाओ और देखो क्या हो रहा है। उसका कोई परिचित, एक कैदी है, एक दोस्त या रिश्तेदार? मुझे लगता है कि वह उसके पिता है। उसके जवाब छोटे थे। क्या तुम वह लड़का हो? मुझे नहीं पता। क्या तुम बता सकते हो कि उसके पिता के जेल में होने पर वह कैसा महसूस करता है? हाँ, वह बहुत घबराया हुआ है कि वे उन्हें मार डालेंगे। उसके पिता ने क्या किया है? उन्होंने सैनिकों से कुछ चुराया है, कुछ कागजात या कुछ और। उस लड़के को पूरी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वह शायद अपने पिता को फिर कभी नहीं देख पाएगा। क्या वह अपने पिता को देख पा रहा है? नहीं। क्या वह जानता है कि उसके पिता कितने समय तक कैद रहेंगे या जीवित रहेंगे भी या नहीं? नहीं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ भुर्राई हुई थी और वह काफ़ी उदास और दुखी थी। हालांकि वह बहुत अधिक जानकारी नहीं दे रही थी, परंतु वह उन घटनाओं को जिन्हें वह देख पा रही थी और महसूस कर रही थी, उनसे विचलित नजर आ रही थी। जो कुछ भी वह लड़का महसूस कर रहा था, क्या तुम भी महसूस कर पा रही हो? उसके ही जैसा भय और व्याकुलता, क्या तुम उसे भी महसूस कर रही हो? मैंने आगे पूछा। हाँ, और वह खामोश हो गई। क्या हो रहा है? आगे की घटनाओं में झांक कर देखो। मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल है, किंतु आगे की घटनाओं को देखो। कुछ हो रहा है। उसके पिता को फांसी दे दी गई है। अब वह कैसा महसूस कर रही है? उन्हें उस अपराध की सज़ा दी जा रही है जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, किंतु वे लोगों को बिना कारण ही सज़ा देते हैं। वह लड़का इस बात से बहुत दुखी था। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसे पूरी तरह से समझ पाया। क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वह मदद के लिए जा सकता है? हाँ, पर उसका जीवन बहुत कठिन होगा। उस लड़के का क्या हुआ? मुझे नहीं पता। शायद वह मर जाएगा। उसकी आवाज़ में दुख नज़र आ रहा था। वह फिर खामोश हो गई और ऐसा लगा कि वह अपने चारों तरफ देख रही है। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक हाथ देख। एक हाथ जो कुछ पकड़ने के लिए सफ़ेद में नहीं जानती कि क्या है वो। उसने कुछ पलों के लिए फिर चुप्पी साध ली। तुम और क्या देख पा रही हो? मैंने पूछा। कुछ नहीं, अंधेरा। या तो वह मर गई थी या उसने अपने आप को उस दुखी लड़के से अलग कर लिया था जो 200 साल पहले यूक्रेन में रहता था। क्या तुमने उस लड़के को छोड़ दिया? हाँ, वह धीमे से बोली। वह आराम कर रही थी। तुमने इस घटनाक्रम से क्या सीखा? वह इतना महत्वपूर्ण क्यों था? हम जल्दबाजी में लोगों के बारे में फैसला नहीं ले सकते। हम उनके प्रति ईमानदार होना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण कई जीवन बर्बाद हो चुके हैं। उसके पिता के बारे में लिए गए फैसले के कारण उस लड़के का जीवन छोटा और कठिन हो गया था। हाँ, उसने फिर से चुप्पी साध ली। क्या तुम अब कुछ और देख रही हो? क्या तुम कुछ सुन रही हो? नहीं। फिर से एक संक्षिप्त जवाब और सन्नाटा छा गया। किन्हीं कारणों से यह संक्षिप्त जीवन काल काफ़ी कठिन हो गया था। अंत में मैंने उसे कुछ समय आराम करने की सलाह दी। विश्राम करो और शांति महसूस करो। तुम्हारा शरीर स्वयं ही स्वस्थ हो रहा है। तुम्हारी आत्मा आराम कर रही है। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? आराम महसूस कर रही हो? यह सब कुछ उस छोटे लड़के के लिए कठिन था, बहुत कठिन, परंतु अब तुम फिर से आराम कर रही हो।
तुम्हें किन्हीं दूसरी जगहों पर ले जा सकता है, दूसरे काल में, दूसरी स्मृतियों में। क्या तुम आराम कर रही हो? हाँ, मैंने सपने के उस अंश को टटोला जहाँ जो उस जलते हुए घर और उसके पिता का समय गंवाना और उससे कोई चीज़ लाने के लिए उस घर में वापस भेजना। यदि के बारे में अब मैं तुमसे उस समय सपने के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो तुम्हारे पिता से संबंधित है। अब तुम यह वह सपना याद कर सकती हो? अब तुम एक गहरे सम्मोहन की स्थिति में हो जो कि ठीक है। क्या तुम याद कर पा रही हो? हाँ। क्या तुम्हें यह याद है कि तुम एक घर में कोई चीज़ लेने गई थी? हाँ, वह एक धातु से बना बक्सा था। तुम्हारे पिता की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ उस बक्से में थी जिसके लिए उन्होंने तुम्हें उस जलते हुए घर में वापस भेजा? उनके डाक टिकट और सिक्के जिन्हें वे जमा करते रखते थे। उसने जवाब दिया। वह अपने सपने के बारे में जितनी विस्तृत जानकारी सम्मोहन की स्थिति में दे पा रही थी, अपनी विस्तृत जानकारी वह जागृत अवस्था में नहीं दे पाती थी। सम्मोहन एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र है जिसके द्वारा हम न केवल मस्तिष्क की गहराई में उतर सकते हैं, वरन किसी भी व्यक्ति की स्मृतियों को विस्तृत विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पिता के डाक टिकट और सिक्के उनके लिए महत्वपूर्ण थे? हाँ, परंतु सिर्फ सिक्के और डाक टिकट के लिए उस जलते हुए घर में भेजकर तुम्हारा जीवन को खतरा? उसने मेरी बात को बीच में काटते हुए कहा। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि वह मुझे खतरे में डाल रहे हैं। क्या वह ऐसा सोच रहे थे कि इस तरह भेजना सुरक्षित है? हाँ। तो फिर तुम्हारी जगह वह खुद क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं ज़्यादा तेज़ी से जा सकती हूँ। अच्छा, पर क्या तुम्हें कोई खतरा लगा? हाँ, परंतु उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया था। क्या उस सपने का तुम्हारे लिए कुछ और भी अर्थ था? तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारे रिश्ते को लेकर? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वे जलते हुए घर से बाहर निकलने की जल्दी में दिखाई दे रही थी। नहीं, वे इस तरह से आराम से काम क्यों कर रहे थे? तुम जल्दी में थी, तुम खतरा देख पा रही थी क्योंकि वे परिस्थिति से बचना चाहते हैं। मैंने इन क्षणों में उनको सपने के इस भाग की व्याख्या करने का निश्चय किया। हाँ, यह उनकी पुरानी आदत है और तुम उनके काम करती हो, जैसे कि बॉक्स लेकर आना। तुम्हें आशा है कि वह तुमसे कुछ सीख सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि आग इस बात को दर्शा रही है कि तुम्हारे लिए समय खत्म हो रहा है। तुम इस खतरे को समझ पा रही हो और तुम्हारे पिता नहीं। वह व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं और भौतिक चीज़ों को लाने के लिए तुम्हारे अंदर भेज रहे हैं। तुम बहुत कुछ जानती हो और तुम्हारे पास उन्हें सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर वह कुछ सीखने के लिए उत्साहित नज़र आती है। नहीं, उसने सहमति जताई। वह तैयार नहीं होते हैं। मैं उसी तरह से तुम्हारे इस सपने को देखता हूँ, किंतु तुम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। यह केवल वही समझ सकते हैं। हाँ, उसने फिर से सहमति जताई और उसकी आवाज़ गहरी और भारी हो गई। यह कितना महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा शरीर आग में जाए यदि हम उसे नहीं चाहते हैं। एक देवात्मा ने उस सपने को मुझे एक अलग ही प्रतिक्षेप में दिखाया। मैं उनके अचानक प्रवेश से आश्चर्यचकित था और मैं उस विचार को केवल दोहरा सकता था। हमें अपने शरीर की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम कई चरणों से गुजरते हैं। जब हम यहाँ होते हैं, सबसे पहले हम एक शिशु का शरीर त्यागते हैं और एक बच्चे में प्रवेश करते हैं, बच्चे से एक वयस्क और वयस्क से वृद्ध में। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि एक कदम आगे जाकर एक वयस्क शरीर को त्यागकर एक आध्यात्मिक धरातल पर चल जाए? हम ऐसा ही करते हैं। हम बढ़ना नहीं छोड़ते, हम वृद्धि करते जाते हैं। हम आध्यात्मिक धरातल भी बढ़ते जाते हैं। वहाँ हम विकास के विभिन्न चरणों में से गुजरते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम खत्म हो चुके होते हैं। हम सबसे पहले नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं और फिर सीखने के चरण से। जब तक जाकर हम निर्णय लेने के चरण में पहुँचते हैं, उसके बाद ही हम निर्णय ले पाते हैं कि हम कब, कहाँ और किस कारण से पुनः आना चाहते हैं।
कुछ आत्माएं वापस न आने का निर्णय लेकर विकास के किसी दूसरे चरम को चुनती है और वे एक आत्मा के रूप में ही रहती है। कुछ आत्माएं दूसरी आत्मा से अधिक समय लेती है वापस लौटने से पहले। यह सभी वृद्धि और सीखना, निरंतर वृद्धि ही हमारे शरीर का एक वाहन है जब तक कि हम यहाँ हैं। यह हमारी आत्मा और हमारी आध्यात्मिक शक्ति है जो अंत तक हमारे साथ रहते हैं। मैं यह आवाज़ और इसका तरीका नहीं पहचान पाया। एक नई देवात्मा बोल रही थी और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बोल रही थी। मैं इन आध्यात्मिक क्षेत्रों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था, क्योंकि भौतिक अवस्था में कुछ भी सीखने की गति ज़्यादा होती है। क्या यही कारण है कि लोग आध्यात्मिक अवस्था में हमेशा के लिए रुकना नहीं चाहते? नहीं, आध्यात्मिक अवस्था में कुछ भी सीखने की गति ज़्यादा तेज होती है, भौतिक अवस्था से बहुत ज़्यादा तेज। किंतु हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, हम चुनते हैं। यदि हम कार्य करने के लिए किसी रिश्ते में के माध्यम से वापस आना चाहते हैं तो हम वापस आते हैं। यदि हमारा कार्य खत्म हो जाता है तो हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। आध्यात्मिक रूप में आप कभी भी भौतिक अवस्था में रहेंगे लोगों को संपर्क साध सकते हैं, परंतु तभी जब कभी बहुत महत्वपूर्ण कारण हो। अगर आपको कुछ बताना हो तो कि उनके लिए भी जानना आवश्यक हो। तुम संपर्क कैसे बनाती हो? तुम्हारे संदेश किस तरह से आते हैं? कैथरीन ने जवाब से मुझे हैरत हुई। उसकी फुसफुसाहट तेज और दृढ़ थी। कभी कभी पास आप उस व्यक्ति के सामने उपस्थित हो सकते हो और वैसे ही दिख सकते हो जैसे आप उस समय दिखते हो जब आप यहाँ थे। बाकी समय आप केवल मानसिक संबंध बनाते हैं। कभी कभी संदेश गुप्त अर्थ वाले होते हैं, पर अधिकांश समय वह व्यक्ति जानता है कि यह संदेश किस बात को और इशारा कर रहे हैं। यह केवल मस्तिष्क से मस्तिष्क का संबंध है जो कि वे समझ जाते हैं। मैंने कैथरीन से बात की। अभी जो भी जानकारी तुम्हें है, तुम यह ज्ञान जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह तुम्हें भौतिक एवं जागृत अवस्था में क्यों ज्ञात नहीं होता? मैं सोचती हूँ कि वह मुझे समझ नहीं आएगा। मैं उसे समझने के लायक नहीं हूँ। तो फिर शायद मैं तुम्हें उसे समझाने का तरीका बता सकता हूँ जिससे कि तुम्हें डर न लगे और तुम सीख सको। हाँ, जब तुम देवात्माओं की आवाज़ सुनती हो तब वे कुछ इस तरह की बात करते हैं जो तुम मुझे अभी बता रही हो। तुम्हें अवश्य ही इन सूचनाओं को मुझसे बांटना चाहिए। मैं इस अवस्था में उसके ज्ञान के भंडार से अचंभित था। उसने केवल हाँ कहा, और यह केवल तुम्हारे अपने दिमाग से निकलता है, पर यह ज्ञान मेरे दिमाग में उन्होंने डाला है। यह रुककर मास्टर को उसने इस बात का श्रेय दिया। हाँ, मैंने असहमति दी। इस अवस्था में तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो तुम्हें किस प्रकार समझाऊं कि जागृत अवस्था में भी तुम बिना डरे उसके बारे में बात करके आगे और ज्ञान प्राप्त कर सको। आपने यह कार्य पहले ही कर दिया है, उसने धीरे से कहा। वह ठीक ही कह रही थी। उसका डर लगभग जा चुका था। जब से सम्मोहन की स्थिति में पूर्वजन्म में उसका प्रवेश होते जा रहा था, उसकी चिकित्सक उन्नति तेजी से होती जा रही थी। तुम्हें कौन सी बात सीखने की आवश्यकता है? ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो कि तुम इस जीवन में से सीख सकती हो और तुम आगे बढ़कर समृद्धि भी हो सकती हो? विश्वास, उसने जल्दी से उत्तर दिया। उसे पता था कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हाँ, मुझे विश्वास करना सीखना ही चाहिए, साथ ही लोगों पर विश्वास करना, जो मैं नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि हर कोई मेरा बुरा करने की कोशिश कर रहा है। यह सब मुझे उन लोगों से और परिस्थितियों से दूर रखता है जिनसे शायद मुझे दूर नहीं रहना चाहिए। यह सब मुझे उन लोगों के साथ रख रहा है जिन लोगों के साथ मुझे संबंध तोड़ देना चाहिए। उनकी अंतर्दृष्टि बहुत विशाल होती है। जब वह इस परम चेतन की स्थिति में होती है, वह अपनी कमजोरी और ताकत अच्छी तरह से जानती है। उन्हें सुधारने के लिए क्या करना है, इसकी अंतर्दृष्टि का उसने जागृत मन तक पहुंचना और उसका दुरुपयोग न होना एक समस्या थी। उसकी परम चेतना अंतर्दृष्टि अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली थी, किंतु इतनी नहीं कि इसके जीवन को बदल सके।
वे कौन से व्यक्ति है जिनसे तुम दूर होना चाहती हो? मैंने पूछा। वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मुझे बेकी से डर लगता है, मुझे स्टुअर्ट से डर लगता है, उनसे मुझे हानि हो सकती है। क्या तुम उनसे दूर हो सकती हो? यह संभव है, मैंने कहा। मेरा ऐसा मानना है। नहीं, पूरी तरह से नहीं, परंतु उनके कुछ विचारों से दूर जा सकती हो। हाँ, स्टुअर्ट मुझे जेल में रखने का प्रयास कर रहा है और वे सफल भी हो रहा है। वह जानता है कि मैं डरती हूँ और वह यह भी जानता है कि मैं उनसे दूर जाने में भी डरती हूँ, और वे इस बात को मुझे अपने साथ रखने में इस्तेमाल करता है। और बेकी, वह मेरे लोगों पर विश्वास को तोड़ना चाहती है। जब मैं अच्छा दिखती हूँ वह बुरा दिखती है, और वह बीच मेरे मन में डालना चाहती है कि मैं लोगों पर विश्वास करना सीख रही हूँ, लोगों पर जिन पर विश्वास करना चाहिए, परंतु वह मुझे उनके प्रति संदेह से भर देती है, और यह उसकी समस्या है। मैं उससे छुटकारा पा नहीं सकती। अपनी परम चेतन अवस्था में कैथरीन दोनों बेकी और स्टुअर्ट की चारित्रिक कमजोरियों को ठीक ठाक बता सकती थी। सम्मोहित कैथरीन एक अच्छी मनोविज्ञान, सहानुभूतिपूर्वक व बिना गलती के अंतर्ज्ञान संपन्न थी। जागरूक कैथरीन में ये गुण नहीं थे। ये मेरा काम था कि मैं इस खाई को पाट दूं। उसके नाटकीय रूप से चिकित्सक सुधार का अर्थ ही था कि कुछ रिस रहा है। मैंने पुल बांधने की कोशिश की। आप किस पर विश्वास कर सकती है? मैंने पूछा। इसके बारे में विचार करें। वे कौन लोग हैं जिन पर आप विश्वास कर सकती है, जिनसे सीख सकती है, जिनके करीब जा सकती है? वे कौन हैं? मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ, वह फुसफुसाई। मैं जानता था कि इसे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में से लोग पर अधिक विश्वास करना चाहिए। हाँ, आप कर सकती हैं, आप मेरे करीब हैं, परंतु आपको और लोगों के करीब होना चाहिए जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जो आपके जीवन में अपने साथ साथ मुझसे अधिक समय तक रह सकते हैं। मैं उसको पूर्ण व स्वतंत्र बनाना चाहता था, न कि मुझ पर निर्भर। मैं अपनी बहन पर विश्वास कर सकती हूँ, मैं दूसरों को नहीं जानती। मैं कुछ सीमा तक स्टुअर्ट पर विश्वास कर सकती थी। वह मेरी चिंता करता है, परंतु वह भ्रमित है। अपने भ्रम में वह मेरा अनजाने में नुकसान कर रहा है। हाँ, यह सत्य है। क्या कोई और है जिस पर तुम विश्वास कर सको? मैं रॉबर्ट पर विश्वास कर सकती हूँ, उसने जवाब दिया। वह अस्पताल में चिकित्सक था। वे दोनों अच्छे थे। हाँ, शायद भविष्य में और भी मिले। हाँ, उसने माना। भविष्य ज्ञान का विचार आकर्षक कुतूहल पैदा करने वाला था। वह भूतकाल के प्रति बिल्कुल सटीक थी। उसने देवात्माओं द्वारा गुप्त तथ्य विशेष रूप से जान लिए। क्या वह भविष्य के तथ्य को भी जान सकती है? यदि ऐसा है तो क्या हम भविष्य ज्ञान बांट सकते हैं? हमारे हजारों प्रश्न मेरे दिमाग में फूट पड़े। जब आप परम चैतन्य से जुड़ते हो, जैसे कि अभी, और इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, तो क्या आप आध्यात्मिक जगत में भी क्षमताएं विकसित कर सकती है? क्या भविष्य दर्शक संभव है? हमने अतीत पर बहुत कार्य किया है। यह संभव है, वह मान गई, परंतु मैं अभी कुछ नहीं देख सकती। क्या तुम बिना डर के ऐसा कर सकती हो? क्या तुम भविष्य में जाकर ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकती हो जो तुम्हारे लिए डरावनी न हो? क्या तुम भविष्य देख सकती हो? उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं ऐसा कुछ नहीं देख सकती। वे इस बात की अनुमति नहीं देते। मैं समझ गया कि वह देवात्माओं के बारे में बता रही है। क्या वे तुम्हारे आसपास हैं? हाँ। क्या वे तुमसे बात कर रहे हैं? नहीं, वे हर चीज़ की निगरानी करते हैं। ऐसे समय जब कोई निगरानी कर रहा था, उस समय उसे भविष्य में झांकने की इजाज़त नहीं है। शायद हमें भविष्य में इस तरह का झांकने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं था। शायद इस तरह का रोमांच कैथरीन को अधिक व्याकुल कर देता। शायद हम इस प्रकार की जानकारी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। गिडॉन की आत्मा जो पहले तुम्हारे आसपास थी, वह क्या चाहती है? वह तुम्हारे पास क्यों है? क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता, लेकिन वह तुम्हें खतरों से बच जाता है। हाँ, और देवात्माएं, मैं उन्हें नहीं देख सकती। कभी कभी उनके पास मेरे लिए संदेश होते हैं जो मुझे और आपको दोनों की मदद करते हैं। क्या वे संदेश तुम्हारे लिए तब भी उपलब्ध होते हैं जब तुम उनसे बात नहीं कर सकती हो? क्या वे अपने विचार तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा देते हैं? हाँ।
क्या वे इस बात की भी निगरानी करते हैं कि तुम कितनी दूर तक जा सकती हो या तुम क्या क्या याद कर सकती हो? हाँ, अर्थात जीवन काल के विवरणों का कुछ उद्देश्य। हाँ, आपके लिए और मेरे लिए, हमें समझने के लिए, हमें भयमुक्त करने के लिए। विचारों के आदान प्रदान के कई तरीके हैं। वे अपना अस्तित्व दर्शाने के लिए उन्हें चुनते हैं। कैथरीन को उनकी आवाज़ सुनाई देना, भूतकाल के दृश्यों और भविष्यकाल की घटनाओं का अनुभव, या उसके दिमाग या उत्पन्न किए गए विचारों और योजनाओं यदि के द्वारा वे अपना अस्तित्व दर्शाना चाहती थी। वे हमें ज्ञान और अंतर्दृष्टा प्रदान करके हमारी राह को आसान बनाना चाहती थी। ऐसी राह जिसे चलकर उस ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर तुल्य बन सके। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने तुम्हें क्यों चुना है? नहीं, माध्यम बनाने के लिए। यह एक बहुत ही नाजुक सवाल था, क्योंकि जागृत अवस्था में कैथरीन उस टेप को सुन भी नहीं सकती थी। नहीं, उसने धीरे से कहा, क्या इससे तुम्हें घबराहट होती है? कभी कभी, अर्थात हमेशा नहीं। हाँ, इसका अर्थ है कि हमें निश्चित हो जाना चाहिए कि हम अनंत हैं और हमें मृत्यु का भय छोड़ देना चाहिए। हाँ, उसने सहमति दी और कहा कि मुझे लोगों पर विश्वास करना सीखना चाहिए। जब मुझे कोई ज्ञानी व्यक्ति कुछ बताता है तो मुझे उस पर विश्वास करना सीखना चाहिए। मैंने कहा, निश्चित ही कुछ लोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, और ऐसे लोग जिन्हें मैं जानती हूँ जिन पर मुझे विश्वास करना चाहिए, किंतु मैं ऐसा नहीं करके अपनी उन्हीं भावनाओं के विरुद्ध खुद से लड़ाई करती हूँ, और फिर मैं किसी पर विश्वास नहीं करना चाहती हूँ। वह खामोश हो गई और मैंने उसकी अंतर्दृष्टा की पूर्ण प्रशंसा की। पिछली बार हमने उस समय के बारे में बात की थी जब तुम एक बच्ची थी और एक घोड़े के साथ बगीचे में घूम रही थी। क्या तुम्हें याद है तुम्हारी बहन की शादी? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या उस समय के बारे में और कुछ जान सकते हैं? हाँ, क्या पिछले समय में जाकर कुछ छानबीन करने से हमें कुछ और ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है? नहीं, उस समय की स्मृतियाँ वापस नहीं आएगी। एक जीवन काल से हम बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमें अपनी छानबीन जारी रखनी चाहिए, लेकिन वे स्मृतियाँ अभी वापस नहीं आ सकती। अंततः मैंने उसके पिता के बिगड़े रिश्ते के बारे में बात करने का विचार किया। इस जीवन में तुम्हारे पिता से तुम्हारे रिश्ते ने गहरी छाप छोड़ी है। उनसे केवल हाँ कहा। इस रिश्ते के बारे में हम गहराई से छानबीन कर सकते हैं और तुम इस छानबीन से बहुत कुछ सीख सकती हो। तुम अपने इस रिश्ते को यूक्रेन के उस बच्चे से तुलना करो जिसने अपने पिता को जल्दी ही खो दिया था। हालांकि तुमने इस जीवन में अपने पिता को नहीं खोया, परंतु तुम्हारे और उनके रिश्ते में काफ़ी कड़वाहट थी। वह रिश्ता एक बोझ था, उसने कहा, और आगे बोली कि मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं। मैंने ऐसा महसूस किया कि उसने किसी नए जीवन काल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मैंने पूछा, किस तरह के विचार? चेतना शून्य के बारे में। जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तब क्या आप कुछ सुन सकते हैं? उसने पूछा और फिर खुद ही जवाब दिया, हाँ। वह उत्तेजित अवस्था में बुदबुदा रही थी। उस अवस्था में भी उसका दिमाग सक्रिय रहता है कि आप आसपास क्या चल रहा है। वे बात कर रहे थे कि मेरे गले के ऑपरेशन के दौरान मेरा दम घुट रहा था। मुझे याद आया कि कैथरीन जब पहली बार मेरे पास आई थी, उसने कुछ महीने पहले ही उसके स्वरकंठ का ऑपरेशन किया था। इसे ऑपरेशन के पहले वह बहुत चिंतित थी, पर ऑपरेशन के बाद होश में आकर तो बहुत घबरा गई थी। उसे शांत करने में घंटों का समय लगा था। ऐसा लगा था कि ऑपरेशन के दौरान बेहोशी की अवस्था में उसने डॉक्टरों की बातचीत को सुन लिया था, जिससे उसका डर और भी बढ़ गया था। मैं अपनी पढ़ाई के दिनों और उस दौरान हुए ऑपरेशन को याद करने लगा। मुझे उन ऑपरेशनों के दौरान डॉक्टरों द्वारा सुनाए गए चुटकुले और नोक-झोंक आने लगी। मैं उस बात पर विचार कर रहा था कि उन रोगियों ने ऑपरेशन के दौरान क्या क्या सुना होगा और बेहोशी से उठने पर उन बातों का रोगियों के विचारों और उनकी भावनाओं, डर, चिंताओं आदि पर क्या असर पड़ा होगा। ऑपरेशन के दौरान सुनी गई बातों का अच्छा या बुरा कोई भी असर क्या रोगों के ऑपरेशन के बाद के अवस्था लाभ पर पड़ता है? ऑपरेशन के दौरान कुछ नकारात्मक बातें सुनने के कारण भी कोई रोगी मर गया होगा।
क्या निराश होकर किसी ने जीने की आशा छोड़ दी होगी? क्या तुम यह वह याद कर पा रही हो जो कुछ वे कह रहे थे? मैंने पूछा। वे बात कर रहे थे कि उन्हें एक ट्यूब डालनी पड़ेगी और शायद इस कारण से मेरे गले में सूजन आ सकती है। वे नहीं सोच पाए थे कि मैं यह सब सुन रही थी, पर तुमने सुना। हाँ, इसी कारण मेरे सामने सारी समस्याएं खड़ी हुई। आज के सत्र के बाद कैथरीन को न तो कुछ निगलने का और न ही गले में कुछ अटकने का डर रहा। यह सब आसान ही था। मेरी सारी चिंताओं का कारण गले में कुछ अटकने का डर ही था। उसने कहा, अब तुम चिंताओं से मुक्त महसूस कर रही हो? मैंने पूछा। हाँ, आपने उन सब बातों को मेरी यादों से मिटा दिया जो उन्होंने डॉक्टरों ने की थी। वाकई में? मैंने। हाँ, आपने। उन्हें बातें करते समय सावधान रहना चाहिए था कि वे क्या बोल रहे हैं। मुझे अभी तक याद है कि उन्हें मेरे गले में एक ट्यूब डाली जिसके बाद मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाई। अब तुम मुक्त हो। तुमने उन्हें बात करते सुना था? हाँ, मैंने बातें करते सुना। इतना कहकर वह 2 मिनट के लिए खामोश हो गई। फिर अपना सिर दाएं बाएं घुमाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह फिर से कुछ सुन रही है। ऐसा लगता है कि तुम संदेश सुन रही हो। क्या तुम जानती हो कि यह संदेश कहाँ से आए हैं? मैं आशा कर रहा था कि देवात्माएं प्रकट होगी। किसी ने मुझे बताया। उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। तुमसे कोई बात कर रहा है, पर वे चले गए हैं। मैंने उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की थी। कोशिश करो कि वे आत्माएं कुछ संदेश लेकर वापस आए, हमारी मदद करने के लिए। वे तभी आती है जब वे आना चाहती है, मेरे बुलाने पर या मेरे चाहने पर नहीं आती। उनसे दृढ़ता से उत्तर दिया। तुम्हारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। नहीं, ठीक है, मैंने माना, किंतु बेहोशी से संबंधित संदेश तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वह तुम्हारे गले में अटकने वाली समस्या से संबंधित था। वह आपके लिए महत्वपूर्ण था, मेरे लिए नहीं। उसने तुरंत जवाब दिया। वह जवाब मेरे दिमाग में घूमने लगा। यह सच था कि वह गले में कुछ अटकने वाली समस्या से मुक्त हो गई, पर यह संदेश मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, न कि उसके लिए। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो ठीक होने में उसकी मदद कर रहा था। उसके सरल से जवाब के कई अर्थ थे। यदि मैं उसके सभी अर्थों को समझ पाता तो मैं मानव संबंधों के ज्ञान का बड़ा भंडार प्राप्त कर सकूंगा। मैंने ऐसा महसूस किया। शायद उसकी मदद करना उसका इलाज करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मैंने पूछा, मेरे लिए तुम्हारी मदद करना क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, जो कुछ उन्होंने किया था, आप उस समस्या का निवारण कर पाए थे और आप यही कर रहे हैं। अब वह आराम कर रही थी। हम दोनों ने ही एक महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। मेरी बेटी एमी अपनी 3री सालगिरह के कुछ ही दिनों बाद एक दिन दौड़कर आई और मेरे पैरों से लिपटकर बोली, पापा, मैं आपको 40,000 वर्षों से प्यार कर रही हूँ। मैंने उसके छोटे से मासूम चेहरे की तरफ देखा और खुश हो गया। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।